सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ बीसू। तो कैसे हैं आप लोग। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 5 है। तो जिन लोगों ने लेक्चर 1, 2, 3 एंड 4 नहीं देखा है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और साथ में आप लोग मेरे एक बार चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट कर लेना, वहाँ पे आपको सेपरेटली हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से अपना हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं। सो लेक्चर शुरू करने से पहले जो भी मैंने पिछले लेक्चर्स में यानी कि लेक्चर 1, 2, 3 एंड 4 में टॉपिक्स पढ़ा है उसको शॉर्ट समराइज कर देता हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पहले देखा था, उसमें देखा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में देखा था। फिर हम लोगों ने उसमें यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखा। फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट में के बारे में पढ़ा था, यानी कि किसी भी कंडक्टर में जब चार्ज फ्लो करने लगे उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ा था। ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो बेसिकली एक ऐसा क्लोज कंटिन्यूअस पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक क्लोज पाथ है, ये रिपीट मैं कर रहा हूँ, ओपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस, फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सेल लगा हुआ है। ठीक है, तो एक ऐसा क्लोज कंटिन्यूअस पाथ जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। फिर हम लोगों ने सर्किट डायग्राम के बारे में जाना था। तो ये सर्किट डायग्राम क्या होता है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल सर्किट को जब हम लोग ग्राफिकली और डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने लगते हैं उसी को हम लोग सर्किट डायग्राम कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, आप एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ठीक है, उसमें आपको एक इलेक्ट्रिक बल्ब दिखाना है। तो क्या आप ये ऐसा बल्ब बनाओगे तो आपको टाइम लगेगा कि नहीं, तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को कन्वीनियंट करने के लिए हमारे साइंटिस्ट लोगों ने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका ढूंढ लिया। ठीक है, अब इस बल्ब का हम लोगों ने सिंबल पढ़ा हुआ है, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। तो इससे हम लोग का सर्किट बनाना आसान हो गया, कन्वीनियंट हो गया। उसके बाद हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। ये क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप किसी भी कंडक्टर में चार्ज क्या ऐसे ही फ्लो हो जाता है, क्या ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाता है। ऐसा होता तो आप नॉर्मली देखो, आप एक बल्ब लो और वायर कुछ लो और कनेक्ट करो बल्ब को, तो वो ग्लो हो जाना चाहिए। अगर ऐसे ही चार्ज फ्लो हो जाता है किसी भी कंडक्टर में तो ग्लो होना चाहिए, तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, वहां पर बेसिकली हम लोग को चार्ज का प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है किसी भी कंडक्टर में। ठीक है, अब चार्ज का प्रेशर क्रिएट हो जाने के बाद यानी कि उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और ये किसी भी कंडक्टर में हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना हो तो इसका काम सेल करता है। जब किसी भी कंडक्टिंग वायर में जब हम लोग सेल को कनेक्ट कर देते हैं तो कनेक्ट करने के बाद वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसके वजह से जो चार्ज है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करने लगता है। अब किसी भी कंडक्टर में चार्ज मूव किया यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। तो बेसिकली ये ओम्स लॉ क्या था, तो ये एक रिलेशन था V और I के बीच में, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और I के बीच में। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था जो V होता है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के यानी कि करंट के। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने इसको और सिंपल किया था, इसको हम लोग कांस्टेंट, ये जो था, ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन था इसको हटाया था, तो इसके जगह I और R एक कांस्टेंट टर्म आया था प्रोपोर्शनल के जगह, और इस R को हम लोगों ने रेजिस्टेंस कहा था। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस क्या होता है, तो ये किसी भी जो कंडक्टर होता है उसका ये एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो अपने थ्रू फ्लो ऑफ करंट को रजिस्ट करता है। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट ओम होता है, इसको हम लोग ओम में मेजर करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने इस रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। आखिर किन किन फैक्टर पे ये किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो इसमें बेसिकली हम लोगों ने मेन 3 के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जिसमें पहला था लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी भी किसी भी कंडक्टर का मान लो लेंथ एल है। ठीक है, ये मान लो लेंथ एल है। ठीक, अगर इसके लेंथ को हम लोग 12 कर दें यानी इसको डबल कर दें तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाए। ठीक है, उसी तरह जो दूसरा कंडीशन था यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मान लो ये इतना मोटा है, ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस आर है। ठीक, यही इसको अगर हम लोग इतना मोटा कर दें, इस वायर को लेंथ सेम रखें, इसको मोटा कर दें तो इसका रेजिस्टेंस घट जाएगा, यानी कि इनिशियल में आर था तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हाफ हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस घट जाएगा। ठीक है, और तीसरा जो केस था वो नेचर ऑफ मटेरियल था, यानी कि डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट वैल्यू होता है रेजिस्टेंस का। फॉर एग्जांपल अगर आप सिल्वर का वायर यूज कर रहे हो तो उसका अलग रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा, और कॉपर का वायर यूज कर रहे हो इसका अलग से रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने एक रेजिस्टिविटी टर्म को भी पढ़ा था। क्या होता है वो, एक किसी भी मेटल का, वो किसी भी कंडक्टर का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है। और ये जो आर है और जो रेजिस्टिविटी है ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी किसी भी मटेरियल का अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पिछले लेक्चर में यानी कि लेक्चर 4 में
में कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के बारे में शुरू किया था। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में रजिस्टर को हम लोग को कंबाइन करने की नीड पड़ जाती है, जिसको हम लोग टू तरह से कंबाइन करते हैं, एक रजिस्टर्स इन सीरीज और एक दूसरा रजिस्टर्स इन पैरेलल। तो पिछले वाले में हम लोगों ने रजिस्टर्स इन सीरीज अच्छे से पढ़ लिया, उस पर न्यूमेरिकल कर लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रजिस्टर्स इन पैरेलल। सो व्हाट वी विल लर्न इन टुडे लेक्चर, तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं रजिस्टर्स इन पैरेलल। उसके बाद एक हम लोग एक्टिविटी करेंगे, उसके बाद एक्टिविटी करने के बाद एक डेरिवेशन करेंगे और इस पे इजी पीजी सा दो न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपना लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, सो रजिस्टर्स इन पैरेलल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब रजिस्टर पैरेलल में जोड़ देते हैं तो उसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, उस सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन रजिस्टर्स आर ज्वाइंड इन पैरेलल दे आर सेड टू बी पैरेलल कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल देखो इस डायग्राम में देखो, ये रजिस्टर है, देखो सीरीज में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, सीरीज में एक रजिस्टर मान लो ये है तो दूसरा रजिस्टर यहीं से शुरू हो जाता था। ठीक, यानी कि इंड टू इंड एक लाइन में ज्वाइंट है। ठीक है, वही पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक रजिस्टर ये है मान लो, तो दूसरा रजिस्टर जो है इसी के अक्रॉस यानी कि इसी के पैरेलली ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो for example in the given figure in circuit with three registers having resistance R1 R2 and R3 are joined in parallel, here registers are said to be connected in parallel। जैसा कि ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में आप लोग तीन रेजिस्टेंस को देख रहे होंगे, एक R1 है उसका वैल्यू और एक R2 है और एक R3 है। ठीक है, ये देखो ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि ये रजिस्टर जो है पैरेलल में कनेक्टेड है, सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों ने पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझ लिया आखिर क्या होता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग के माइंड में तीन क्वेश्चन आता है, जैसे कि हम लोगों ने सीरीज में पढ़ा था कि अगर हम लोग किसी भी सर्किट में अगर जो यानी कि रजिस्टर है सीरीज में जोड़ दें तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, करंट पे क्या पड़ेगा और टोटल रजिस्टेंस यानी कि इक्विवेलेंट रजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो उनके बारे में हम लोग चलिए इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस द वैल्यू ऑफ करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन सर्किट। आखिर क्या होगा अगर बहुत सारे रजिस्टर्स को अगर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर दें किसी सर्किट में, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, उसका करंट क्या होगा। ठीक है, व्हाट विल बी देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इनका इक्विवेलेंट यानी कि आर टोटल का वैल्यू कितना होगा। मानो तीन रजिस्टर कंबाइन है पैरेलल में किसी सर्किट में, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, उसको हम लोग फाइंड करेंगे। लेट अस ट्राई दिस विद अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी। चलिए इस चीज को हम लोग एक्टिविटी के साथ समझते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी 12.6 एनसीईआरटी से। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट में हम लोग को करना क्या, देखो इसमें हम लोग को एक सर्किट डायग्राम बनाना है। देखो ये सर्किट डायग्राम मैं लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाऊंगा, बस आप समझते चलो चीज़ों को। ठीक है, एक सर्किट डायग्राम बनाया। ठीक, यहाँ पर एक्स और वाई दो पॉइंट ले लिए, इस पॉइंट के क्रॉस हम लोगों ने तीन रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। देखो यहाँ पर कनेक्टेड है, एक R1 है, एक R2 है और एक R3 है, तीनों को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इनिशियल में हम लोग को क्या करना है, इस तीनों के अक्रॉस हम लोग को वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना है। आई रिपीट माई सेल्फ, इन तीनों के अक्रॉस हम लोग को वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना है। ठीक है, और वोल्ट मीटर को कनेक्ट करने के बाद इस तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कितना आ रहा है उसको मेजर करना है। ठीक है, प्लग द की एंड नोट द एमीटर रीडिंग एंड लेट द आई एंड ऑल्सो टेक द वोल्ट मीटर रीडिंग, इट गिव द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोगों ने तीनों के अक्रॉस हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया, यानी कि वोल्ट मीटर लगा दिया इनके पैरेलल में। जानते हो पैरेलल में कंबाइन होता है वोल्ट मीटर, क्योंकि वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। ठीक, ये और एम मीटर को यहाँ पर हम लोगों ने लगा दिया कि तीनों के अक्रॉस यानी तीनों पूरे सर्किट का जो करंट का रीडिंग है क्या है। ठीक, अभी ये सेटअप हम लोगों ने किया, केस 1 हुआ ये। आई रिपीट माई सेल्फ, हम लोगों ने केस 1 को स्टडी किया। केस 1 में हम लोगों ने क्या किया, थ्री रजिस्टर्स के अक्रॉस हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया और करंट को मेजर किया। ठीक, अब जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग V मानेंगे। ठीक है, और जो करंट का जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग I मानेंगे। ठीक है, वन कंडीशन हम लोग का कंप्लीट। अब उसके बाद क्या करना है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच रजिस्टर इज ऑल्सो बी, दिस कैन बी चेक्ड आउट बाय द कनेक्टिंग ऑफ वोल्ट मीटर अक्रॉस द ईच रजिस्टर। चलिए इसको मैं आगे के डायग्राम से आपको अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने तो केस 1 में तीनों के अक्रॉस यानी कि पूरे सर्किट में तीन रजिस्टर से तीनों रजिस्टर के अक्रॉस हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू मेजर किया, वो आया V, और पूरे सर्किट के अक्रॉस हम लोगों ने करंट का वैल्यू मेजर किया, वो आया I। ठीक, यहाँ तक हम लोग को अच्छे से समझ में आ गया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। दूसरे कंडीशन में अब हम लोग को क्या करना है, जो वोल्ट मीटर है उसको, जैसे कि देखो यहाँ पर
सॉरी ये जो वोल्ट मीटर है देखो यहाँ पे पूरे के अक्रॉस मेजर किया। अब इस वोल्ट मीटर को हटा देना है और इस एम मीटर को भी यहाँ से हटाना है और दूसरे कंडीशन में क्या करना है, ईच रजिस्टर के अक्रॉस हम लोग को वोल्ट मीटर को मेजर करना है। ठीक है, पहले R1 के अक्रॉस देखो यहाँ कनेक्ट किए हैं, सेम इसी तरह R2 के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे और ठीक इसी तरह R3 के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे वोल्ट मीटर को। ठीक, तीनों के अक्रॉस हम लोग को V का वैल्यू निकालना है। तो निकालने के बाद हम लोग ऑब्जर्व क्या करेंगे, तीनों के अक्रॉस जो V का वैल्यू है वो सेम था, यानी कि सीरीज। इससे हम लोग क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या माइंड में हम लोग के आता है, क्या कॉन्सेप्ट हम लोग समझ रहे हैं, यानी कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा रजिस्टर का, यानी कि रजिस्टर पैरेलल में कंबाइन होंगे किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो उस तीनों रजिस्टर्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू समान फ्लो होगा। ठीक है, यानी कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू होगा तीनों रजिस्टर के क्रॉस। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरा में हम लोग को, दूसरे कंडीशन में अब हम लोग को एम मीटर को ईच रजिस्टर के क्रॉस मेजर करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग R1 के क्रॉस एम मीटर को जैसे देखो यहाँ पर लगाए हैं उसको मेजर करना है, फिर R2 के क्रॉस यहाँ लगा देंगे उसके वैल्यू को मेजर करेंगे, फिर R3 के क्रॉस लगा के एम मीटर को रीडिंग को मेजर करेंगे। ठीक है, तो अब जब हम लोग मेजर कर लेंगे तो मेजर करने के बाद जो R1 के क्रॉस जो एम मीटर का रीडिंग आएगा उसको हम लोग I1 मान लेंगे और जो R2 और R3 के क्रॉस आएगा उसको हम लोग I2 एंड I3 मान लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन I1 एंड I2 एंड I3। ठीक है, क्या कोई रिलेशन है इनके करंट के, यानी कि I और I1 I2 एंड I3 के बीच, यानी कि पूरे सर्किट का जो हम लोगों ने करंट का वैल्यू लिया था उसको हम लोगों ने I माना था। ठीक, ईच रजिस्टर के जो अक्रॉस जो वैल्यू आया था करंट का वो I1 I2 एंड I3 आया था। ठीक है, अब इसके बाद इसके बीच में हम लोग ये सभी एक्सपेरिमेंट किए। ठीक, अब ऑब्जर्व क्या किए इस फाइनली एक्सपेरिमेंट से, तो इट इज ऑब्जर्व दैट द टोटल करंट I इज इक्वल टू द सम ऑफ सेपरेट करेंट्स थ्रू द ईच ब्रांच ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी कि जब हम लोगों ने पूरे सर्किट का जो वैल्यू निकाला था करंट का वो I आया था, उसके बाद हम लोगों ने ईच रजिस्टर के क्रॉस जो वैल्यू निकाला था वो फर्स्ट R1 के क्रॉस I1 आया था, I2 के क्रॉस I2 आया था और I3 के क्रॉस यानी कि R3 के क्रॉस I3 आया हुआ था। तो ये तीनों रजिस्टर के क्रॉस जो करंट का वैल्यू आया था उसका जो सम था टोटल इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट था उसके बराबर था, यानी कि जो टोटल इलेक्ट्रिकल सर्किट था वो I था, ये किसके बराबर था, और एक रजिस्टर के करंट के इक्वल था, यानी कि R1 के क्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा था, R2 के क्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा था और जो R3 के क्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा था उनके सम के बराबर था, यानी कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने ये ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक डेरिवेशन पढ़ेंगे, जैसा कि हम लोगों ने सीरीज में पढ़ा था, जो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस था वो वहाँ पे चेंज कर जा रहा था। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, करंट चेंज हो जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग इनके जगह अब एक डेरिवेशन करेंगे कि आखिर R टोटल का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, यानी कि अगर रजिस्टर किसी भी सर्किट में पैरेलल में कंबाइन हो जाए तो R इक्विवेलेंट या R टोटल कितना होगा। ठीक है, तो वी नो दैट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू द ईच रजिस्टर इज सेम, जैसा कि हम लोगों ने जानते हैं ये इलेक्ट्रिकल, मान लो ये सर्किट है और ये पैरेलल में इसके थ्रू रजिस्टर जो कंबाइन है, तो पूरे रजिस्टर या पूरे सर्किट के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू आएगा वो सेम आता है, यानी कि V हर जगह सेम अमाउंट में होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस पूरे सर्किट का सेम होता है, तो उसको हम लोग V मान लेंगे। ठीक है, एंड द टोटल करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट ड्रॉप्स इन ईच रजिस्टर, और हम लोगों ने ये भी जाना है कि इस सर्किट में टोटल जो करंट फ्लो कर रहा है वो किसके बराबर होता है, सम ऑफ करंट ड्रॉप्स इन ईच रजिस्टर, यानी कि R1 R2 R3 या R4 या जितना भी रजिस्टर्स लगा है उसके अक्रॉस जितना भी करंट ड्रॉप होगा उसके सम के बराबर टोटल करंट होता है। ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने, तो नाउ दैट इज I इज इक्वल टू I1 I2 एंड I3, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानेंगे। ठीक है, नाउ अप्लाई ओम्स लॉ टू द टोटल रजिस्टर्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि जब अब हम लोग को ओम्स लॉ अप्लाई करना है फर्स्टली पूरे सर्किट के क्रॉस। ठीक है, यानी पूरे सर्किट यानी पूरे तीनों जो रजिस्टर हैं इन तीनों के क्रॉस पहले हम लोग को ओम्स लॉ का अप्लाई करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू I इंटू R। ठीक है, सो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R, यानी पूरे सर्किट के क्रॉस जो करंट का वैल्यू होगा वो V अपॉन R फ्लो होगा। ठीक है, तो ठीक है, यानी टोटल यहाँ पे हम लोग RT भी ले सकते हैं या R इक्विवेलेंट भी मान सकते हैं। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर मैंने R इक्विवेलेंट मान लिया। ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है आप क्या मानते हो। ठीक है, वो आप लोग मान सकते हो। ठीक है, अब मान लो पूरे सर्किट के क्रॉस जो करंट था उसका वैल्यू था V अपॉन R इक्विवेलेंट, R टोटल या भी जो भी मान लो। ठीक है, उसके बाद हम लोग को ओम्स लॉ को अप्लाई करना है ईच रजिस्टर्स के क्रॉस, यानी कि R1 के क्रॉस अप्लाई करना है R2 और R3, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I1, यानी कि R1 के क्रॉस I1 करंट फ्लो हो रहा था तो उसके क्रॉस
क्रॉस क्या हो जाएगा I1 इज इक्वल टू V अपन R1, उसी तरह I2 के क्रॉस क्या हो जाएगा V अपन R2, उसी तरह I3 के क्रॉस क्या हो जाएगा V अपन R3। ठीक है, अब ये जो भी ये तीन जो वैल्यू आया और ये जो ऊपर एक वैल्यू आया है, इन सब को इस इक्वेशन 1 में पुट कर दो। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्या आया है V अपन R इक्विवेलेंट या R टोटल या R भी नॉर्मली आप लिख सकते हो। ठीक है, तो वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख दिए, इसको मैं और अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, ये वैल्यू रख दिए, उसी तरह I1 का वैल्यू जो यहाँ आया था इसको यहाँ पुट कर दिया, I1 इज इक्वल टू क्या था V अपन R1, उसी तरह I2 का जो वैल्यू था V अपन R2 था वो मैंने यहाँ रख दिया, फिर उसके बाद I3 का जो वैल्यू था V अपन R3 था उसको मैंने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो एक और आपको ये चीज़ समझो, यहाँ पर V अपन R है। ठीक है, इनिशियल में सॉरी इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर V अपन R1 है। ठीक है, प्लस V अपन R2 है। ठीक है, और प्लस V अपन R3 है। ठीक है, V अपन R3, ये R3 मान लो। ठीक है, R3 है यहाँ। ठीक है, अब देखो ये भी क्या कैंसिल हो जाएंगे, पहले तो कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद ये भी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपन R टोटल और 1 अपन R और 1 अपन इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपन R1, 1 अपन R2 एंड 1 अपन R2। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर जब हम लोग रजिस्टर्स को पैरेलली कंबाइन कर दें तो जो टोटल रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आएगा सम ऑफ रेसिप्रोकल्स आएगा, यानी रेसिप्रोकल्स के सम के उस ईच रजिस्टर के रेसिप्रोकल्स के सम के वैल्यू के बराबर आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट कर लिया हम लोगों ने और इसके बेसिस पे हम लोग कंक्लूड क्या किया, now we can conclude that when several registers are joined in parallel the resistance of combination यानी कि R equivalent और R total equal to the sum of reciprocals of sum of the individual resistance। यानी कि जो R equivalent और जो R total जो आएगा, अगर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में रजिस्टर जो है पैरेलली कंबाइन है तो वो सम ऑफ रेसिप्रोकल्स होगा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के। ठीक है, when the number of resistors are connected in parallel when their combined resistance is less एंड स्मॉलेस्ट देन 1 रेजिस्टेंस। इसको मैं समझाता हूं, जैसा कि हम लोगों ने सीरीज में पढ़ा हुआ था, जो टोटल R टोटल आता है सीरीज में वो हमेशा जो रजिस्टर्स होते हैं उस तीनों रजिस्टर या 4 रजिस्टर लगे हैं उस ईच रजिस्टर्स के वैल्यू से बड़ा आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो R इक्विवेलेंट आता है वो छोटा होता है हर एक रजिस्टेंस के वैल्यू से। ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, मान लो ये एक रजिस्टेंस है और ये एक रजिस्टर है। ठीक है, इसका जो वैल्यू है 2 है और इसका जो वैल्यू है 4 है। ठीक है, अब इसके हम लोग को R इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 1 अपन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 1 अपन R1 मान लो, ये R1 है, मान लो इसको R1, तो ये 1 अपन 2 हो जाएगा और प्लस 1 अपन 4 हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा, ये 2 और ये क्या हो जाएगा +1। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो फाइनली इसको मैं क्लियर कर देता हूँ थोड़ा देर के लिए और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो फाइनली 1 अपन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वो क्या 2 अपन 3 अपन 4। ठीक है, फिर इसको हम लोग इसको रिवर्स करेंगे, सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 अपन 3। ठीक है, इसको सॉल्व करो, देखो तो इसको सॉल्व करोगे तो देखो इसका वैल्यू आएगा अराउंड 1 पॉइंट आ जाएगा 33 के अराउंड, मतलब कि हाँ 1.33 अराउंड आएगा। देखो इसका जो वैल्यू है, जो ये R इक्विवेलेंट जो है पैरेलल में जो वैल्यू आया है वो देखो 2 से भी कम है और ये 4 से भी कम है। वही जो सीरीज में आता था R इक्विवेलेंट या R टोटल का वैल्यू वो इससे भी ज़्यादा होता था, यानी R1 से भी ज़्यादा और R2 से भी ज़्यादा होता था। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक फैक्ट टाइम है, यहाँ पर हम लोग एक फैक्ट को समझेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे पेज बनाया हुआ है, आप अगर चाहो तो फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर आपको डेली 2 नॉलेजेबल फैक्ट मिलेंगे। ठीक है, तो जो पीला कलर जो होता है, येलो कलर जो होता है वो आपके भूख को बढ़ाता है, इसीलिए बड़ी बड़ी खाने की कंपनियां जो होती हैं वो अपने लोगों में येलो कलर का इस्तेमाल करती हैं। येलो कलर जो है बड़े बड़े कंपनी, उनका नाम नहीं लूँगा, मैकडोनल्ड्स जो होते हैं उनका जाके आप लोगो देखना। ठीक है, उसमें येलो कलर का यूज होता है। ठीक है, बेसिकली हम लोग का जब माइंड है ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। ठीक है, जब
कंबाइंड येलो कलर को देखता है तो हम लोग का भूख और बढ़ जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, ठीक है। अगर ऐसा ही फैक्ट आप डेली हम जानना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं। उन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हुआ है, ठीक है। और अपना चैनल तो है ही स्टडी विद विशु, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो क्या अभी तक आप लोग सोच ही रहे हो, क्या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जरूर सब्सक्राइब कर लो। ये इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 5 है। जैसे ही मैं लेक्चर 6 अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और बेल बटन को दबा दो। वीडियो लाइक करो अगर यहाँ तक आपको समझ में आया होगा तो, ठीक है। तो चलिए यहाँ से अब हम लोग न्यूमेरिकल को कुछ करते हैं। सो एग्जाम्पल 12.1 एनसीईआरटी से, इन द गिवन सर्किट डायग्राम सपोज द R1 एंड R2 एंड R3 हैव वैल्यूज 5 ओम, 10 ओम एंड 30 ओम। देखो ये एक सर्किट है, इस सर्किट में 3 रजिस्टर्स जो हैं वो पैरेलल में कनेक्ट हैं। जो R1 का वैल्यू है वो 5 ओम के बराबर है, R2 का जो वैल्यू है वो 10 ओम के बराबर है और R3 का जो वैल्यू है वो 30 ओम के बराबर है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, विच हैव बीन कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, ठीक है। ये एक 12 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया गया, यानी कि जो इस पूरे सर्किट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 12 वोल्ट का है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को इसमें कैलकुलेट करना है ए नंबर, द करेंट थ्रू द ईच रजिस्टर। द पहला में हम लोग को करंट फाइंड करना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है आप बताओ। पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो पूरा जो है करंट डिफरेंट होता है, यानी कि इसके थ्रू जो है इलेक्ट्रिक करंट R1 के अक्रॉस जो अलग आएगा, जो R2 के अक्रॉस है जो वो अलग आएगा, जो R3 के अक्रॉस है उसका वैल्यू अलग आएगा, यानी तीनों के अक्रॉस अलग वैल्यू आएगा। और ये जो तीनों का जो सम होगा इस पूरे सर्किट के जो करंट का वैल्यू आया होगा उसके बराबर होगा। ये भी हम लोग जानते हैं अच्छे से, I इक्वल टू I1 प्लस I2 या फिर I3 या I4 जितना भी रजिस्टर्स लगा होगा उसके पोटेंशियल, उसके करंट के ड्रॉप को हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग क्वेश्चन में गिवन है R1, R2 एंड R3 का वैल्यू दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, और ये भी हम लोग जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और जो करंट अक्रॉस द ईच रजिस्टर इज डिफरेंट, और करंट जो होता है डिफरेंट होता है। तो चलिए ईच रजिस्टर के अक्रॉस हम लोग करंट का वैल्यू फाइंड करते हैं। सो चलिए फाइंड करते हैं। तो बाई ओम्स लॉ I इक्वल टू V अपॉन R हो जाएगा। तो पहले हम R1 के अक्रॉस फाइंड करेंगे, तो V I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R1। तो V का वैल्यू 12 वोल्ट दिया हुआ है और जो R का वैल्यू है वो 5 ओम है R1 के क्रॉस, तो उसका जो करंट का वैल्यू आएगा 2.4 एम्पियर आएगा। उसी तरह हम लोग R2 के क्रॉस निकालेंगे, यानी कि R2 के क्रॉस निकालेंगे तो V अपॉन R2 हो जाएगा। तो V अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 अपॉन 10, तो I2 का वैल्यू आ जाएगा 1.2 एम्पियर। उसी तरह R3 के क्रॉस निकालेंगे तो I3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R3। उसी तरह V का वैल्यू 12 वोल्ट है, पूरे सर्किट के क्रॉस सेम ही रहेगा, उसका वैल्यू रखेंगे। और R3 का वैल्यू जो है 30 ओम है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 0.4 एम्पियर के क्रॉस, यानी कि ईच रजिस्टर के क्रॉस हम लोगों ने करंट का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बी में क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन बी में क्या कर रहा है, द टोटल करंट इन ईच सर्किट। अब टोटल करंट फाइंड करना है इस सर्किट में, तो हम लोग जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल करंट होता है वो ईच रजिस्टर के करंट ड्रॉप के इक्वल होता है। तो इस तीनों को हम लोग जब सम कर देंगे, यानी कि सम करेंगे तो 4 एम्पियर आएगा, यानी इस पूरे सर्किट के क्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है वो 4 एम्पियर है, ठीक है। उसके बाद सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या फाइंड करना है, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। तो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग को रजिस्टर निकालना होता है, तो उसका आर टोटल या आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू जितना भी रजिस्टर्स लग जाए उसका रेसिप्रोकल्स का सम, ठीक है। तो वैल्यू हम लोग यहाँ रखेंगे, तो पहला R1 जो है 1/5, R2 1/10 और R3 जो है 1/30, ठीक है। तो 1 अपॉन आर टोटल या आर इक्विवेलेंट या आर भी लिख सकते हो, ठीक है। इनको हम लोग एलसीएम पहले लेंगे, इन तीनों का एलसीएम लिए, उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने के बाद वो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/13, ठीक है। तो इसको अब हम लोग रिवर्स करेंगे तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30/10, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 ओम। क्या एक चीज़ ये यहाँ पे भी आप लोग फाइंड कर रहे हैं, ये जो 3 ओम है देखो ये R3 से भी छोटा है, R2 से भी छोटा है और R1 से भी छोटा है, ठीक है। और सीरीज में क्या होता था वहां पे जो आर टोटल का जो या आर इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आता था वो तीनों रजिस्टर के से बड़ा वैल्यू आता था, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पर एक दोनों के बीच में डिफरेंस, मेन डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 12.9 और ये लास्ट एग्जाम्पल है इस टॉपिक का, ठीक है। इन द गिवन सर्किट डायग्राम R1 इज इक्वल टू 10 ओम, R2 इज इक्वल टू 40 ohm, R3 is equal to 30 ohm and R4 is equal to 20 ohm and R5 is equal to 60 ohm and the
12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट कैलकुलेट। देखो ये सर्किट डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पर दो रजिस्टर जो है R1 एंड R2 है, यहाँ पर कनेक्टेड है पैरेलल में इस सर्किट के क्रॉस, ठीक है। ये दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्ट हैं और यहाँ पर जो R2 एंड R3 जो है ये भी तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं इस सर्किट के क्रॉस, ठीक है। अब इसमें हम लोग को ए में क्या फाइंड करना है, टोटल रजिस्टेंस इन द सर्किट। पहला तो हम लोग इस सर्किट का टोटल रजिस्टेंस क्या होगा उसको फाइंड करना है। ये क्वेश्चन ट्रिकी है, मैं समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, टोटल करंट फ्लो इन द सर्किट, यानी कि सर्किट के पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा उसको फाइंड करना है और टोटल रेजिस्टेंस को फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से फाइंड करते हैं। तो फाइंडिंग टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस को चलिए फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखो इस सर्किट डायग्राम को आप अच्छे से देखो, ठीक है। यहाँ पर देखो R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो ये R1 और R2 जो है पैरेलल में कनेक्टेड है एंड R3 R4 एंड R5 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो यहाँ पर भी ये तीनों रजिस्टर जो है आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब इन तीनों, इस दोनों के जगह क्या हम लोग एक को इस टोटल निकाल लें, तो टोटल निकाल के कोई एक रजिस्टर का यूज कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे और सपोज वी रिप्लेस R1 एंड R2 विद द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R, ठीक है। इस R1 और R2 को हम लोग सॉल्व कर लें पैरेलल कॉम्बिनेशन को, तो इसके यानी कि एक R टोटल आ जाएगा और जो R टोटल हो जाएगा उसको हम लोग R डैश मान लेंगे, ठीक है। और उसी तरह हम लोग R3 R4 एंड R5 को सॉल्व कर लेंगे, ये तीनों पैरेलल में है, और सॉल्व करके रिप्लेस कर देंगे R टोटल के वैल्यू से, जिसको हम लोग R डबल डैश मान लेंगे, ठीक है। अब चलिए कैलकुलेट करते हैं R डैश, ठीक है। यानी कि पहले R डैश इस दोनों का कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो रजिस्टर्स कनेक्ट हैं और पैरेलल में कनेक्ट है, तो जैसा कि हम लोग फार्मूला जानते हैं रेसिप्रोकल्स के सम के बराबर हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। तो वैल्यू रखेंगे, तो R1 का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, R1 का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 10 ओम और R2 का वैल्यू 40 ओम दिया हुआ है। तो वैल्यू को रखेंगे, एलसीएम लेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, तो जो R डैश का वैल्यू आ जाएगा वो 8 ओम के बराबर आ जाएगा। उसी तरह हम लोग R डबल डैश यानी कि इस तीनों जो पैरेलल में कनेक्ट है इनका R टोटल निकालेंगे, तो इनका भी फॉर्मूला रखेंगे और R टोटल का वैल्यू जो आ जाएगा 10 ओम आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, ठीक है। अब R1 एंड R2 को रिप्लेस करो R डैश से, ठीक है। अब जो देखो ये जो दोनों है इसको मैं क्लियर करता हूँ तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। अब इस दोनों के अक्रॉस हम लोगों ने टोटल वैल्यू निकाल लिया, टोटल कितना आया है, यानी R टोटल कितना है 8 ओम। क्या इसको हम लोग इस सर्किट को सिंपल करके इस तरह से लिख सकते हैं, ये 8 ओम हो जाएगा ऐसे। फिर इसी तरह ये थ्री को हम लोगों ने रिप्लेस किया था R डबल डैश से, तो उसका वैल्यू कितना आया था 10 ओम, तो यहाँ पर हम लोग 10 ओम लिख सकते हैं R डबल डैश, ठीक है। अब ये सर्किट सिंपल इजी हो गया, ठीक है। अब नाउ R डैश एंड R डबल डैश आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब देखो इस सर्किट को देखो, इस सर्किट को देखने के बाद ये समझ में आ रहा है ये दोनों रजिस्टर आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं, क्योंकि ये इंड टू इंड कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो इन सीरीज कनेक्शन सम हम लोग जानते हैं कि सम हो जाता है रेजिस्टेंस, पैरेलल में रेसिप्रोकल्स का सम होता है, सीरीज में जो है आपस में सम हो जाते हैं रेजिस्टेंस के वैल्यू। तो 8 + 10 यानी कि 18 ओम, यानी कि पूरे सर्किट के क्रॉस जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो 18 ओम है, ठीक है। अब जैसा कि हम लोगों ने जान लिया इस पूरे सर्किट के क्रॉस रेजिस्टेंस का वैल्यू 18 ओम है, तो बी क्वेश्चन में हम लोग को करंट फाइंड करना है, तो इजी पीजी सा हो गया हम लोग के लिए एकदम। तो B = I × R होता है, तो I = क्या हो जाएगा V/R। तो जो V का वैल्यू है पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो तो पूरे सर्किट के क्रॉस सेम ही होता है, जब पैरेलल में कनेक्शन हो तो 12 हो गया, और टोटल रेजिस्टेंस हम लोगों ने 18 ओम निकाल लिया था। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.67 एम्पेयर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिए, इसको शेयर करिए नीडी पीपल्स से, अगर चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं लेक्चर 6 अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल जाए। यहाँ से आप लोग मेरे चैनल के अदर वीडियोस को देख सकते हैं और मेरे लोगो पे क्लिक करके वन टैप में सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो बाय बाय, मिलते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 6 में, ठीक है।